प्रारंभिक परीक्षा 2021 14 फरवरी को जो संपन्न हुई थी, उसमें अभी भी छात्र कट ऑफ मार्क्स का अनुमान लगाने बैठे हुए हैं, जबकि व्यावहारिकता ये कहती है कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अंदाज लगाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है, अलग अलग कैटेगरी के लोग अपेयर होते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको बिना इंतजार किए मुख्य परीक्षा तैयारी में जुटना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपके पास समय इतना नहीं बचेगा कि आप मुख्य परीक्षा तैयारी कर सकें। जिनको भी किसी प्रकार का संदेह है मन में कि उनका प्रारंभिक परीक्षा में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उन सबको मेरी ये सलाह है कि इस तरह के संदेह से परे होकर उन सभी विषयों को पढ़ें जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में समान है, और वर्तमान में जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो मुख्य परीक्षा के हिसाब से विस्तार से अध्ययन करें, और रिजल्ट आने के बाद फिर नया निर्णय लें कि आगे किस तरह से पढ़ाई करनी। 14 फरवरी 2021 को छत्तीसगढ़ की पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, और विभिन्न प्रतियोगी अपने अपने जो अनुमान है वो देवांगन सर को, डॉक्टर मानस दुबे सर को और मुझे व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं कि उन्होंने 100 प्रश्नों में इतना इतना स्कोर किया है। मेरा मानना ये है कि ये आज तक 2003 से लेकर 2021 तक जितनी भी परीक्षाएं पीएससी की हुई हैं सबसे कठिन पेपर है, और ये ट्रेंड छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पढ़ाई के स्तर को सुधारेगा। आगे आने वाले साल को प्लान कर लीजिएगा, और कटअप का आकलन जो भी कर रहे हैं वो अपना समय ना गंवाएं और मुख्य परीक्षा या अगली प्रीलिम्स की तैयारी करें। जो भी अनुमान कटअप मार्क्स के बारे में लगाए जा रहे हैं या जो विशेषज्ञ इसके बारे में कटअप का अनुमान बता रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कभी भी प्रारंभिक परीक्षा में ही सम्मिलित ही नहीं हुए होंगे, क्योंकि कटअप का अनुमान लगाना लगभग असंभव है, क्योंकि अभी आयोग अपने उत्तर अभी फिर संशोधित करेगा। तो इसलिए समय न गंवाते हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, और यह देवांगन सर ने जो कहा है कि साथ साथ प्रीलिम्स को भी देखिए। नमस्कार। सर, मेरा नाम ऋषि पांडे है और मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई गवर्नमेंट गर्ल्स विलासा डिग्री कॉलेज से कंप्लीट की। उसके बाद 2018 में मैंने अपना मास्टर्स गवर्नमेंट गर्ल्स विलासा डिग्री कॉलेज से कंप्लीट किया है, और 2018 में ही मैंने नेट और सेट क्वालिफाई किया था। और इसी एमए के साथ ही मैंने अप्लाइड सोशियोलॉजी में रिसर्च कोर्स भी किया। नेट का एग्जाम कौन सी एजेंसी लेती है? नेट का जो एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कब से हो रही है? सर, ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। सोशियोलॉजी में आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में? सर, थिंकर वाला। थिंकर वाला। कार्ल मार्क्स का कुछ सिद्धांत बताइए, अतिरिक्त मूल्य का क्या सिद्धांत है? सर, कार्ल मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने बताया था कि कैसे जब पूंजीवादी जो होते हैं वो कैपिटलिज्म में शोषित वर्ग होता है उनसे काम करवाते हैं। वो जब शोषित वर्ग बहुत काम करता है, मतलब अपना पूरा तन मन लगा के, तो जो उससे एक्स्ट्रा जो इनकम होती है पूंजीवादी जो होते हैं वो स्वयं रख लेते हैं, उसी को ही सरप्लस। ये आपको नहीं लगता कि ये पक्षी थ्योरी है कि पूंजीवादियों को किनारे कर दिया, धन तो ही लगाता है बिजनेस के लिए? सर, वो लगाता है सर। पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वो पूंजीपति जो है वो अपने कारखानों में लगाते हैं पैसे, तो उस पैसे में जब वो जो श्रमिक वर्ग है वो कार्य करता है, पर वो जब ज्यादा प्रोडक्शन करता है, मेहनत करता है, तो उसे जो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो उनको ना बांटने बोनस तो मिलता है सर, वो उस समय पे नहीं मिलता था, तो उसको ही सब। सर, आप बिलासपुर से हैं, ये बताइए बिलासपुर में कुछ अभी पहचान बदल रही है बिलासपुर की, क्या पहचान बदल रही है बिलासपुर के राष्ट्रीय संदर्भ में? सर, बिलासपुर की अभी का पूछ रहा हूँ मैं कि एक नई पहचान बन रही है बिलासपुर की राष्ट्रीय स्तर पर। सर, अभी बिलासपुर की वो इको रिसोर्ट बन रहा है, कुर्दर इको रिसोर्ट। आपने कुछ हवाई यात्रा के बारे में जी क्या सुना है आपने? चकरभाटा में बिलासाबाई केपी एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है। तो कहां से कहां तक की फ्लाइट है बिलासपुर से लेकर? बिलासपुर से न्यू दिल्ली तक प्रयाग रास्ता है, पर अभी पहला फ्लाइट जो है बिलासपुर से। ये सीधी चलने वाली है कि कहीं से रुक के जाएगी? सर, ये स्ट्रेट सीधे ही जाएगी। मतलब कहां से? बिलासपुर से दिल्ली? बिलासपुर से सीधे दिल्ली जाएगी। बिलासा देवी के बारे में कुछ आप बताएंगे, कौन थी? जी सर, बिलासाबाई केपी जो है यहाँ पर मतलब इनको स्टोरी के लिए जाना जाता है। वो यहाँ के मछुआरे समुदाय की हुआ करती थी। उन्होंने कल्याण सराय जो थे राजा कजरीवंश की, उनकी रक्षा की थी। उसके एवज में उन्होंने कल्याण सराय के राजा ने उनको पुरस्कृत किया था और उनको अपने साम्राज्य में लेके आए। ये कोई प्रमाणित जानकारी स्रोत है या कि आपने विकिपीडिया से पढ़ा है इसको? सर, ये प्रमाणित तो नहीं है, पर मैं विकिपीडिया से पढ़ी हूँ। सर, देवांगन सर से
अनुश्री, आपको थिंकर्स पसंद है ना? जी सर। मैक्स वेबर तो पढ़ी होंगी आप? जी सर। उनकी कोई थ्योरी है, आइडियल टाइप में हमको समझ में ही नहीं आती, आप समझाइए जी जरा। सर, मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक बनाने पे जोर दिया था। उन्होंने बोला कि हमको समाज को ऐसा स्टडी करना है जैसे हम इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग चाहते थे, कि समाज को हम माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखें, कि हम व्यक्ति को, अभी तक के समाजशास्त्री क्या करते थे, समाज को महत्व देते थे, पर मैक्स वेबर था व्यक्ति के विचारों को महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आइडियल टाइप। आइडियल का नाम आदर्श जरूर है, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो उनके विचारों का है, कि व्यक्ति अगर किसी भी पर्सपेक्टिव पे स्टडी कर रहा है तो वो उसमें पहले अपने विचारों को रखेगा कि इस प्रकार की उसमें ऐसा पर्सपेक्टिव हम पढ़ सकते हैं कि ऐसे ऐसे उसके क्षेत्र होंगे। जैसे उन्होंने अथॉरिटी बताई थी, तो उन्होंने सत्ता में बताया कि 3 प्रकार के आइडियल टाइप होते हैं, कि 3 प्रकार के सब ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक ऐसे होते हैं। उसके बाद जब हम समाज में अध्ययन करेंगे तो उसके आधार पे उन लोगों को लेकिन हम लोग तो सोशलॉजी वाले नहीं है, हमको तो आइडियल टाइप समझ में नहीं आ रहा। इजीली बताते हैं। हाँ, कठिन सरल शब्दों में बताइए कुछ। सर, आइडियल टाइप बस उन्होंने ये कहना चाहा कि आइडियल टाइप जो होते हैं वो हमारे विचार होते हैं। एक उन्होंने मेथड बताया कि अगर आइडियल टाइप विचार है। जी सर, एक हाइपोथेसिस जैसे होती है वो वैसा ही उन्होंने आइडियल टाइप को बताया कि हम अपने जैसे विचारों को पहले रिसर्च करने से पहले हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अच्छा, इसलिए बहुत सारा प्रश्न मैं पूछता हूँ। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति को मीनाक्षी मैम को आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। छत्तीसगढ़ की महिला को हम किस आइडियल टाइप में देखेंगे, और छत्तीसगढ़ की महिलाओं की स्थिति क्या है मैडम मीनाक्षी मैम? मैम, छत्तीसगढ़ की महिलाओं, जैसे हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातीय बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे हम जानते हैं जनजातियों में हमेशा से ही महिलाओं को बहुत सम्मान के साथ देखा गया है, और लिंगानुपात भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। जैसे भारत में 943 है लिंगानुपात, पर हमारे यहाँ एवरेज हम पूरे जिलों में भारत से ज्यादा लिंगानुपात है। तो हम ये समझ सकते हैं कि महिलाओं की सामाजिक दृष्टि से कोई स्थिति बहुत अच्छी है। सिर्फ एक शैक्षिक स्तर है जो थोड़ा पीछे है, पर सरकार के प्रयत्नों से आजकल बच्चियां जो है, महिलाएं हैं, जागरूक हो रही हैं और आर्थिक स्थिति को भी अपने बढ़ा रही हैं। सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए? मैम, बालिकाओं के लिए जैसे कस्तूरबा बाई विद्यालय है, तो उसके माध्यम से जो बच्चे स्कूल छोड़ चुकी हैं तो वो उसको ज्वाइन कर सकती हैं स्कूल को। स्व सहायता जो उनके वो समूह, आराम से पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। स्व सहायता समूह के माध्यम से वो आजकल अपने ही द्वारा मतलब अपने आर्थिक स्थिति को भी सुधार रही है। थोड़ा रिलैक्स करो, पानी पी लो, आराम से बढ़ाओ। अनुश्री, एक और बात बताओ, अप्लाइड स्टेट ये आपने कहाँ से किया है? सर, ये भी गवर्नमेंट का फिलॉसफी कॉलेज। अच्छा, ये इसमें अप्लाइड सोशियोलॉजी में आपने क्या पढ़ा है? सर, अप्लाइड सोशियोलॉजी में हम लोग जितनी भी सोशियोलॉजी का पढ़ाई करते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं फील्ड में। तो इसमें हम लोगों ने फील्ड रिसर्च किया था। मुंगेली का एक सल्फी गांव है जिसको ओडीएफ प्लस घोषित किया गया था, तो हम लोगों ने वहीं रिसर्च किया था कि आखिर क्या क्या रीजन थे कि उसको मतलब इतनी जल्दी उसने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया था। अच्छा, उसमें आपने सोशियोलॉजी की कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल किया? सर, हम लोगों ने रिसर्च वाले पार्ट को यूज किया था सोशियोलॉजी के, कि हम लोगों ने वहां जाके हाइपोथेसिस बना के कि इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, और वहां जाके हमने अध्ययन किया था कि आखिर क्या क्या रीजन थे कि क्यों ऐसा, क्या निष्कर्ष निकला उसका? तो सर इसमें हम लोगों ने देखा कि वहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक थी। वो शौचालय बनवाने के लिए अपने घर में ही प्रेरणा का वो बन के सामने उभरी कि हमको शौचालय चाहिए ही चाहिए, और सब कुछ जागरूकता सबके अंदर बहुत ज्यादा थी महिलाओं में। तो और सबसे ज्यादा उन लोगों के अंदर था कि हमको सुरक्षा अपना रखना है। महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा बहुत जरूरी थी, क्योंकि बाहर शौच में जाना उनके लिए असुरक्षित था। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए शौचालयों के लिए जागरूकता दिखाई, और इसीलिए ओडीएफ। अच्छा, आजकल हम लोग एक शब्द सुनते हैं सोशल साइट्स और सोशल, ठीक है, क्या है ये सब चीजें इंटरनेट में? सर, आजकल जो है, पहले जो हम समाज में क्या सामाजिक संबंधों का जाल हुआ करता था, पर अब जो ये वर्चुअल जाल हो गया है, मतलब वर्चुअली हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं सोशल साइट के माध्यम से। जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वर्चुअली हम अभी एक जगह सीमित नहीं है हमारे संबंध, हम देश विदेश सब जगह संबंधित है सोशल मीडिया के माध्यम से। इससे क्या क्या परिवर्तन देखती हैं आप समाज में? सर, इससे बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। जैसे कहीं कहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सोशल साइट के माध्यम से रिवॉल्यूशन भी हो जाता है, लोग अपने समाज के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। अगर छोटी सी भी बात होती है तो वो सबको पता चलती है
कि पहले क्या होता था, लोगों को कभी यहाँ की खबर पता नहीं चलती थी तो लोग अनभिज्ञ ही रह जाते थे, और आज लोग समझ सकते हैं, अपना दिमाग को विकसित कर सकते हैं कि अब हमें भी अपने वो अधिकारों के प्रति जागरूक तो आपको नहीं लगता कई बार ऐसी खबरें मिल जाती जो नहीं मिलनी चाहिए? हाँ सर, इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत है, बच्चों के भी बहुत है, बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी सोशलाइजेशन सब प्रभावित हो रही है इससे। पर अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो जागरूकता है। अनुश्री, आपकी कोई देश में रोल मॉडल महिला है या स्टेट में बता दीजिए, भारत में कोई रोल मॉडल आप जिसको बहुत पसंद करती हैं, कोई आपको कोई एक पसंदीदा महिला भारत में या छत्तीसगढ़ में बहुत जिसको आप पसंद करती हैं? सर वो सुषमा स्वराज, श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी जिनको मैं बहुत पसंद करती थी आप? गिरी सर? सुषमा जी में समाजीकरण के बारे में बताइए। समाजीकरण, करण, सोशलाइजेशन। हाँ, जैसे कि एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें जब बच्चा समाज में आता है तो वो अपने समाज के वैल्यूज को, आदर्श को ग्रहण करता है, और ये सतत प्रक्रिया होती है, बचपन से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति इसके अंदर रहता है। इसमें पुनर्समाजीकरण क्या है? सर, पुनर्समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जब एक व्यक्ति अपने पुरानी जो समाजीकरण होता है, जो अपने जो भी पुराने वैल्यूज को सीखा होता है अपने समाज से, उनको छोड़ के एक नए वैल्यू को सीखता है, नए कस्टम को सीखता है, उसको पुनर्समाजीकरण। कुछ उदाहरण दे सकती हैं इस बारे में? जी सर, जैसे व्यक्ति जेल में होता है तो जब भी वो चोरी वगैरह करता है, उसके बाद जेल में उनको रख के उसकी समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण किया जाता है कि अब आप उस दिशा में नहीं जाएंगे, आप एक नए दिशा में जाएंगे और अपने अंदर सुधार लाएंगे। अनुश्री, ये बताइए कि जो अभी जो समाज हम देखते हैं, जो समाज दिख रहा है, आपके विचारक बहुत पसंद है आपको, और आपको आइडियल टाइप पूछा देवानंद सर ने, आइडियल टाइप क्या है? ऐसा नहीं लगता है कि आपने पसंदीदा बना तो लिया है लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उसको, कि आपने समझा दिया, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सर, शायद कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? कमी होगी। कौन आखिरी प्रश्न है मेरा, भारतीय समाजशास्त्री कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? 2-3 नाम और उनके योगदान को बता दीजिए। जी सर, पहला जो है वो जीएस गुरिये जी हैं, जिनको हमें भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने इंडोलॉजी, भारत की संस्कृति, भारत की किताबों के आधार पे हमारे भारतीय समाज का अध्ययन किया। मैं आपको थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ प्रश्न, मुझे श्यामाचरण दुबे जी और वेरियल एल्विन के बारे में बता दीजिए। जी सर, एससी दुबे और वेरियल एल्विन जी का योगदान था कि उन्होंने जनजातियों पे अध्ययन किया था अपना। उन्हें एससी दुबे ने कमार पे, उनकी बुक थी, उस पे कमार जाति का अध्ययन किया था, और वेरियल एल्विन ने यहाँ छत्तीसगढ़ में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्हें बैगा पे, मुरिया पे घोटुल जैसी व्यवस्थाएं, इन सब पे अध्ययन किया था। और हमारी सबकी तरफ से आपको शुभकामनाएं। हमारा इंस्टीट्यूट चाहेगा कि आप इस पूरे सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र में टॉपर बने। धन्यवाद।